वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 21 जुलाई। थोड़ा सा आज जो है वो लेट हो गया है क्लास का, और थोड़ा थोड़ा कई बार जो है क्लासेस लेट हो जाएंगी 2-3 दिन के लिए। बाकी जो है वो नॉर्मल रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स को। बाकी अगर आप कोई भी यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। और जितने भी हमारे अभी ग्रुप चल रहे हैं यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के, वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आरएएस का भी ज्वाइन स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग आरएएस के ग्रुप को भी ज्वाइन करके अपनी इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आरएएस का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन कंटेंट को कि भाई आज हम लोगों को क्या क्या बढ़िया आर्टिकल्स को कवर अप करना है। तो देखिए भाई, हमारे जो आज के आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में एक पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, जिसे हम कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही हमारा इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप है। फिर है बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। फिर है भारत और यूएई के बीच में स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए जो समझौता हुआ है। फिर है अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी है वो। और भूमि सम्मान पुरस्कार। तो देखो भाई, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पता है क्या होता है? इसमें हमसे क्या पूछेगा? पहले तो इंडिया की रैंक पूछी जाती है आपको प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन इंडिया की रैंक पूछता है, तो आपको सबसे पहली चीज इंडिया की रैंक तैयार करनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ पर इंडिया की रैंक पहले से इंप्रूव हुई है या डिक्रीज हुई है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट की जो इंडिया है या बाकी कंट्रीज, ये कैसे अपने रैंक को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं, तो ये सब सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो देखो, वर्ल्ड के जितने भी पासपोर्ट है उनकी एक रैंकिंग निकलती है, उसे हम कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्योंकि ये जो निकालने वाली कंपनी है उसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है। इस बार इंडिया की रैंक जो है वो क्या आई है? 80th नंबर पे आई है। लास्ट टाइम अपन लोग 87 नंबर पे थे। अब हमारा जो पासपोर्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। हमारी इस बार की रैंक जो है वो 80 हो गई है, 87 से घट के। ठीक है, तो ये भी एक बात इसमें याद रखिएगा। और पहले जो है काफी हमारी कम रैंक हुआ करती थी, आज के टाइम पे सिनारियो में थोड़ी रैंक में इंप्रूवमेंट आई है। और इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा से जो है इस हमेशा से टॉप पता है कौन रहता था? जापान। हमेशा से सॉरी, हमेशा से रहता था टॉप सिंगापुर या फिर जापान पे। इस बार जो है यहाँ पर सिंगापुर जो है वो टॉप पे आ गया है। और इस बार का जो इंडेक्स है ये वाला, इसमें टॉप करने वाली जो कंट्री है वो है सिंगापुर। मतलब कि उसका जो पासपोर्ट है सिंगापुर का, वो इस तरीके का है कि भाई 227 जो पूरी वर्ल्ड की डेस्टिनेशन है उसमें से 192 कंट्री में सिंगापुर की कंट्री के जो लोग हैं वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। समझे सब लोग? वीजा फ्री ट्रैवल करने का मतलब बिना वीजा के वो आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बात है। जर्मनी, इटली, स्पेन जो है वो जो है वो सेकंड प्लेस में आए हैं। उसके बाद जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, साउथ कोरिया, स्वीडन आए हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे फर्स्ट पूछ सकता है सबसे टॉप पे कौन आए हैं। फिर हमसे पूछता है भाई इंडिया की पोजीशन क्या है, और एक हमसे पूछता है कि भाई इस पूरे इंडेक्स में लास्ट कौन रहेंगे। तो टॉप बॉटम इंडिया की पोजीशन ये हमको ऐसे ही एग्जैक्टली लर्न होनी चाहिए। तो इस बार जो लास्ट आए हैं वो आए हैं सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हमारी नेबरिंग कंट्री से हमें पता होना चाहिए 100 नंबर पे आएंगे। तो ये तो था भाई डेटा। आप अपने नोट्स जो बना रहे हो प्रीलिम्स के लिए उसमें ये डेटा इकट्ठा कर दो, क्योंकि ये डेटा आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या हेनले ओपननेस इंडेक्स किसे कहते हैं। तो देखो भाई, हेनले ओपननेस इंडेक्स जो है यहाँ पर वो ये है कि देश में कितने देशों में आप वीजा मुक्त यात्रा जो है वो कर सकते हैं। तो इंडिया की रैंक जो है यहाँ पर 97 रैंक्स में से 94 है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 कंट्रीज में ही सिर्फ वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और ओपन कंट्री की हम बात करें, सबसे ओपन कंट्री जहाँ पे वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो वो स्मॉल आइलैंड नेशंस है।
जहाँ पे आप आराम से ओपन कंट्रीज के तहत वहां पे अच्छे से खासा ट्रैवल कर सकते हो। तो ये है आपके पूरे एक इम्पोर्टेंट डिटेल, क्योंकि इसमें से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई कहाँ पे इंडिया की रैंक है, इसमें किसने रिलीज करा। और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमको आता नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली पूछे। ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा, वो है इंडिया और फ्रांस। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर आपको पता है कि मोदी जी जो है फ्रांस के विजिट पे गए हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विजिट है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी यहाँ पर, मतलब ये कंट्री में तो हम विजिट करने गए ही हुए हैं, क्यों गए थे आपको पता है ये चीज? बेस्टाइल डे की परेड थी, इसीलिए यहाँ पर जो है गए थे। आपको बताया था बेस्टाइल डे के बारे में। तो अभी यहाँ पर बेस्टाइल डे की परेड हो गई, पूरी विजिट कंप्लीट हो गई। तो अब उस पूरी विजिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, मतलब उस विजिट में क्या क्या खास बातें रही हैं, क्या क्या आउटकम्स आए, अब वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि विजिट तो हो गई कंप्लीट, अब उसके आउटकम्स भी निकल के आ चुके हैं। तो अपने को ये पढ़ना है कि इस विजिट से क्या हुआ। जैसे हमने इजिप्ट का कंप्लीट किया था, हमने पपुआ न्यू गिनिया कंप्लीट किया था, अपने को ये भी कंप्लीट करना है। तो देखो भाई, इस यात्रा से ये पता चला है कि हॉरिजन 2047 जो है वो किया गया, जिसमें आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसका एक रोड मैप तैयार हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी तैयार किया गया है। और इन्होंने साथ में फ्रेंच की डिफेंस कंपनीज के साथ भी अग्रीमेंट्स को साइन किया। आपको पता है ना, राफेल हमने यहीं से बोरो किए थे। तो फ्रेंच की एक कंपनी है साफरान, और हमारी डीआरडीओ, ये मिल करके जो है सारा डेवलप करेगी। और साथ में मिलेगी यहाँ पर मैगजन डॉक शिप बिल्डर्स। ये कौन कहाँ पर लोकेटेड है? मैगजन डॉक शिप बिल्डर्स जो है वो मुंबई बेस्ड है। इसी ने अभी आईएनएस मार्मागाव भी बनाई थी, और जो है हमारी इंडियन नेवी को हैंड ओवर भी करती है। तो ये इस तरीके से जो है चीजों को सॉर्ट करते हैं और फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है। अब यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्ता को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर, दोनों कंट्रीज ने, जो फ्रांस में अभी यहाँ पर हो रहा था ना अल्जीरियन इमिग्रेंट का, यहाँ पर जो फ्रांस में रियॉट्स हो रहे थे, जो हुआ था केस, उसके लिए, और जो इंडिया में मणिपुर, दोनों ने बात नहीं करी। भाई भाई मतलब ये तो दोनों में कॉमन हो गई ना बात, मतलब हंसी आ रही है इसको बोलते हुए कि दोनों ही कंट्रीज ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी है। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने अवॉइड कर दी इस टॉपिक को, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दोनों कंट्री ने बात नहीं की, है ना। और साथ ही साथ जो 1974 और 1998 में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे, आपको पता है ना सबको, हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किए थे। इसे कहते हैं पोखरान 1, और इसे कहते हैं पोखरान 2। राजस्थान के पोखरान जिले में इस पूरे को कंडक्ट किया गया था। एंड इसे कहते हैं, पहले वाले को, हमारा जो न्यूक्लियर था, उसे कहते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और इसे कहते हैं ऑपरेशन शक्ति। तो ये जो परमाणु परीक्षण किए गए, इसमें भारत पे प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से फ्रांस ने ये ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। तो इंडिया फ्रांस के रिलेशंस काफी, और ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिफेंस स्पेस का हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, पीपल टू पीपल टाइज, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब चीजों में भी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया और फ्रांस की जो डिफेंस की डील्स और ये सारी चीजें हैं, वो काफी ज्यादा इन सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया को अपनी जैसे क्वाड जैसे बनाया गया चाइना को काउंटर करने के लिए, क्वाड जैसे उसमें लाइक माइंडेड कंट्री, जिनकी एक जैसी सोच हो, एक जैसा डेवलपमेंट का पेस हो, ऐसी कंट्रीज की नीड होती है ना। ऐसी कंट्रीज की ज्यादा उनको जो है वो नीड रहती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक आर्टिकल आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया को, जो हम कहते थे ना हमेशा से कि इंडिया में जितना भी मिसाइल और सारी चीजें सप्लाई होती है, वो सबसे ज्यादा कौन करता है? हम तो कहते थे भाई हमेशा सबसे ज्यादा जो सप्लाई होती है वो रशिया से होती है। अब धीरे धीरे रशिया को रिप्लेस करके कौन आने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करते करते यहाँ पर रिप्लेस करेगी फ्रांस।
ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब चीजों में हम काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। इवन इवन एक और बात सुनेंगे भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थायी सदस्यता होती है सुरक्षा परिषद की, उसमें फ्रांस हमेशा से भारत के लिए हमेशा समर्थन किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रांस और मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट है ना, इस 5 परमानेंट में इंडिया तो है नहीं। ठीक है, चाइना है, यूके है, यूएसए है, रशिया है और फ्रांस है। तो फ्रांस यहाँ पर शामिल होने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के शामिल होने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है। और वैसे तो रशिया भी करता है, बस एक चाइना ही है जो नहीं करता है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के मामले में भी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब हमारा साइन हुआ था तब भी फ्रांस यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर था। मतलब फाउंडिंग मेंबर मतलब इंडिया ने 2015 में शुरू किया था, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे भारत के गुड़गांव हरियाणा में बने हुए हैं। मतलब अब गुड़गांव का नाम भी चेंज हो गया, गुरुग्राम। तो साथ ही जुड़े हुए हैं। और दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है 2021 में, ताकि हम लोग दोनों एक दूसरे कंट्री का जो ट्रेड होता है ना उसको बेटर कर सके। ट्रेड को देखो, ये जब तक एक दो कंट्री में ट्रेड नहीं होगा ना, बायलैटरल द्विपक्षीय ट्रेड, तब तक कोई फायदा नहीं है किसी कितना भी रिलेशन अच्छा कर लो। ट्रेड करना बहुत जरूरी, जितना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतना ज्यादा फायदा होगा कि हम लोग जो है वो इजीली चीजों को कर पाए। तो यही चीज है यहाँ पर। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ये है इंडिया फ्रांस के। इस बार अगर एग्जाम में इंडिया यूएई, इंडिया इजिप्ट, इंडिया यूएस, इंडिया पापुआ न्यू गिनिया, पैसिफिक ओशन आइलैंड्स, इंडिया फ्रांस, तो ये सब मैंने आपको पूरा कवर अप करा दिया हर एक वीडियो लेक्चर में। सारा कंटेंट आपके सामने पूरी पूरी बातें लिखी हुई है। आप ये वीडियो जो है पूरा सुन ही रहे हो, और कंटेंट लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको रीड करो, अच्छे से पढ़ो। हर एक चीज आपके काम की है, ऐसा मत सोचना कि हमें ये नहीं पढ़ना या हमें वो नहीं पढ़ना, आपको सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि आज के टाइम पे एग्जाम्स और टफ होते जा रहे हैं, और उन एग्जाम की टफनेस को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है। और वैसे कमेंट्स आए हैं काफी कि यूएन पे वीडियो बनाई जाए, तो अगर और इस वीडियो पे भी दोबारा कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल वीडियो जो है यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर यूएन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अगला समझते हैं भाई। अभी बिम्स्टेक की फॉरेन मीटिंग हुई है यहाँ पर। एस जयशंकर गए हैं बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग के लिए बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देखो भाई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। अब समझना मेरी बात को। असल में जो पहले बिम्स्टेक बना था ना, वो BIMSTEC के नाम से। बी से क्या था भाई, बांग्लादेश। आई से था हमारा इंडिया। एम से था भाई म्यांमार। एस से श्रीलंका। टी से थाईलैंड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस नाम से आया था। ठीक है, ये नाम से। फिर क्या हुआ, इसमें नेपाल और भूटान ने जो है ऐड होने की इच्छा जताई। तो चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं ऐड। फिर हमने फुल फॉर्म चेंज कर ली, क्योंकि बिम्स्टेक में तो भाई नेपाल और भूटान जैसा वर्ड नहीं आ रहा है। तो क्या करी, फुल फॉर्म को यहाँ पर अब चेंज कर देंगे। इसलिए ये फुल फॉर्म पड़ गई बे ऑफ बंगाल वाली, क्योंकि सारी कंट्री कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से लगती है। नेपाल भूटान को छोड़ दो तो बाकी कंट्रीज लगती है, जिसका फाउंडेशन जो है वो 1997 में रखा गया था। ठीक है। और ये सब जो है या पढ़ो यहाँ पर सब लोग, जो एक्चुअली में ये बनी थी पहले, वो इस नाम से बनी थी। ठीक है, ये लिखे हैं सामने। फिर बाद में इसको नाम चेंज किया। 22% हमारे भारत की ग्लोबल पॉपुलेशन इन्हीं बिम्स्टेक कंट्रीज में रहती है। फिर बाद में इसके अंदर म्यांमार जुड़ा, फिर इसके अंदर नेपाल जुड़ा, भूटान जुड़ा, धीरे धीरे फिर इसको आपने ठीक कर दिया। मतलब आप कह लो कि इसमें चेंजेस आ गए। ठीक है। तो बिम्स्टेक पे देखो, अभी फिलहाल तो इंडिया ध्यान उतना नहीं दे रहा है। दे रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगी, सार्क से तो ज्यादा ही दे रहा है यार। ठीक है। आसियान पे भी काफी फोकस है, सार्क से तो ज्यादा ध्यान नहीं पे दिया जा रहा है। ठीक है। तो थोड़ा सा तो ध्यान ज्यादा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिम्स्टेक की कंट्रीज के साथ हमारा अगर जो है रिलेशन बनता है, तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो हम प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो जितनी भी कंट्री, हमारी जितनी भी स्टेट है ना नॉर्थ ईस्टर्न वाली, वो सब बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो अपने को फायदा मिलेगा अगर हम इन कंट्रीज का रिलेशन अच्छा रखते हैं। और बे ऑफ बंगाल के रीजन में थोड़ा सा अपने को और ज्यादा महत्व दिया जाएगा, सक्रिय भागीदारी रहेगी तो थोड़ा सुरक्षित रहेंगी चीजें, है ना। और चाइना की इन्वेस्टमेंट को भाई तोड़ कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, समझे बात को। लेकिन बात क्या है कि भाई ये तो मिलते ही नहीं है। अभी तक 2000 देखो, 1997 से 2022 तक केवल 5 बार मिले। क्या कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे 5 समिट में मिलके, कुछ फायदा है?
नहीं, लगातार नहीं मिलोगे तो भाई रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग बनाओगे, है ना। तो वही बात, इसलिए बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज है, ड्रग्स की, ह्यूमंस की, टेररिज्म बहुत ज्यादा है। प्लास्टिक का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ना देना, फिर उसके बाद जितना भी पानी निकल के आ रहा है वो सारी चीजें उसका वेस्ट हो जाना, कोई उस पर ध्यान नहीं देना, मास्टर प्लान बना तो लिया पर उसको इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करना, पैसा ही नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे चैलेंजेस, चैलेंजेस नॉट अ सिंगल वन, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिम्स्टेक है। तो कंक्लूजन भाई यही निकलता है इसका साफ सीधा, कि बिम्स्टेक जो है वो यही कहता है कि हमें भाई पहले ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को फोकस करते हुए बहुत सारे हाईवेज को बनाना है, जैसे ट्राईलैटरल हाईवे था, कलादान प्रोजेक्ट था, ऐसे सब बनाने की आपको जरूरत, ठीक है। तो ये है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक जो है ये क्या, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सीधी सीधी आ सकती है इससे। फिर आता है भाई इंडिया और यूएई की डील, जिसमें लोकल करेंसी में हो रहा है। मैंने कल भी बताया था, इंडिया और यूएई ने यहाँ पर फाइनल डील कर दिया कि भाई इंडिया के रुपए और यूएई के दिरहम में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब जो है इंडिया यूएई के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो 85 बिलियन डॉलर में बढ़ गया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा अच्छी खासी जो है वो हो गई है। तो हमारे भारत का आरबीआई और यूएई का सेंट्रल बैंक दोनों ने डिसाइड कर दिया कि हम जितना भी यहाँ पर अब ट्रेड करेंगे वो एक दूसरे की करेंसी में परफॉर्म करेंगे, सो दैट हमारा एक एक आप कह लो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, है ना, एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो इस तरीके से ये जो है आप याद रखना, या आप पढ़ लो इधर, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में इसको कवर किया था, और थोड़ा सा इसमें रीड भी कर सकते हो। इसका उद्देश्य यही था कि भाई सबसे पहले तो दिरहम और रुपए के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप किया जाएगा, और चालू और जितना भी यहाँ पर लेन देन होगा वो सारा कुछ किस में किया जाएगा, एक दूसरे की जो करेंसीज होती है उसी में करेंगे, जो हम चाहे इनवॉइस भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन शो करते हैं, सारी चीज, जिससे क्या होगा कि हम इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्री एक दूसरे में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा पैसा चलता होगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, और दोनों की एक दूसरे की करेंसी में होगा तो भाई ऐसा होता है ना कि आप तीसरी करेंसी को यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि डॉलर को यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आप डी डॉलराइजेशन कर रहे हो। एक बात याद रखना, किसी भी वर्ड के आगे डीई लग जाता है तो आपको ये वर्ड चीज याद रखनी है, इसका मतलब हो जाता है रिमूव, तो आप डॉलर को रिमूव कर, ठीक है। तो दोनों की कंट्री के बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पर प्रमोट होंगे, तो पेमेंट सिस्टम हमारा बन रहा है। अब पता है इसका नाम क्या रख रहे हैं, अभी यहाँ पर इंडिया और यूएई का कर रहा है। अब इंडिया में तो भाई यूपीआई चलता है, आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हम लोग हर वक्त ही यूपीआई करते हैं। यूएई में चलता है इसका इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, आईपीपी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपे और यूएई स्विच वो भी चलता है उनके साथ साथ। तो अब यहाँ पर ये जो है सिस्टम लागू किया जा रहा है कि आप यूपीआई में भी पेमेंट कर सकते हो। तो हमारे जितने भी पेमेंट्स और ये सारी चीजें होंगी ये फास्ट, कन्वीनियंट और सेफ करी जाएंगी, क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर भी। कार्ड भी स्विचेस किए जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं वो बाहर रहते हैं, 3.5 मिलियन रेसिडेंट्स जो है इंडियंस वो यूएई में रहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने। नेक्स्ट भाई ये बहुत इजी है, इंडिया यूएसए के बीच में जो है क्लीन एनर्जी का, क्योंकि यूएसए की मीटिंग पे गए हुए थे, आपको पता ही है यूएसए को विजिट करने के लिए गए हुए थे। तो इंडिया यूएसए ने यहाँ पर क्या साइन करा है भाई, दिल्ली में जो है एक क्लीन एनर्जी पे पार्टनरशिप, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझना इजी सा बात है कि दोनों कंट्री जो है, आपको पता है कि भाई हमारी जितनी भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया की सरकार अच्छे खासे से पूरी भी कर रही है। तो दोनों कंट्री ये कह रही है भाई कि अब जो हम एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे, एनर्जी की सिक्योरिटी रहेगी वो किस प्रकार की रहेगी, बहुत ही क्लीन तरीके से हम रखेंगे। दोनों कंट्री दूसरे की मदद करेगी, क्योंकि दोनों कंट्री वर्ल्ड की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी में आती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के लिए जो विश्वसनीय, किफायती, स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को प्राथमिकता दें, ठीक है। ये बातें लिखी है, ठीक है, आप रीड भी कर सकते हो, और अगर आप रीड नहीं करें तो उसका क्रक्स मैं समझा रही हूँ, आप मेरे से समझ लो, रीड करने की आपको जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पर ये 5 पिलर्स पे इन्होंने बात करी है।
पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल, सस्टेनेबल और इमर्जिंग फ्यूल्स पे हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें प्राइवेट को भी इंक्लूड करेंगे। इट नॉट ओनली कंप्राइजेस सिर्फ हम पब्लिक पब्लिक को रखेंगे, दोनों यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉपरेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, और इसी की वजह से हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं, इंडिया की सरकार जो नेट जीरो था ना पॉइंट, कि हमें नेट जीरो जो है वो प्रमोट करना है, ये हम उसके लिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वो बात अलग है कि बहुत समय लगेगा इंडिया को भी इस चीज को करने में। हम चाहे कह तो दें कि हम 2070 तक ये करेंगे वो करेंगे, बट यार ये कोई खेत की मूली तो है नहीं भाई, इसको तो खूब समय लगने वाला है ना। तो यही है दोनों कंट्रीज यहाँ पर, ये वही सेम पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई हाइड्रोजन की स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, वही सेम पॉइंट्स है, अलग कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इसको रीड रीड कर लो कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स है इसके, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ना है, सीधी सीधी बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, वही चीज है, मैं इसको रीड नहीं कर रही पूरा क्योंकि ये वेस्टेज है टाइम का। ये वही पॉइंट लिखा है कि एफिशिएंसी बिल्ड करेंगे, इमारतों को बनाएंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो दोनों कंट्री यहाँ पर इस चीज को प्रमोट करेंगे। अब ये भी देखो आप, अब इसमें एक क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से वो बनेगा रीटैप के ऊपर। ये रीटैप क्या चीज होती है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म, ये आपसे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रीटैप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो दोनों की कॉमन बातें हैं, दोनों कंट्री जो यहाँ पर कॉमन गोल्स को अचीव करने हैं, उन कॉमन प्लेटफॉर्म से बात की जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया और यूएस का रीटैप इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ठीक है, बाकी ये वही है, सेम लाइन लिखिए। लास्ट आर्टिकल है भाई हमारे भूमि सम्मान अवार्ड। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा, इसलिए मैं जरा समझा रही हूँ, आप सब सुनेंगे। भूमि सम्मान हमारे प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने लैंड में क्या इंप्रूवमेंट लाए हो, लैंड के रिकॉर्ड्स में लैंड को कितना मॉडर्न करा है, डिजिटल करा है, उसके लिए टॉप किया है इसके अंदर मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ये भी याद रखना भूमि सम्मान अवार्ड्स में, जिसमें से ज्यादातर जो है जिले वो मध्य प्रदेश के ही रहे थे। पहले इसका नाम हुआ करता था डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, 2016 में आया था, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स पे था। तो अब जिस जिस स्टेट ने लैंड रिकॉर्ड्स के केस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारी बढ़िया चीजें करी है, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया भूमि सम्मान अवार्ड। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि लैंड का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे, भारत में सारी चीजें हम मॉडर्नाइज करेंगे लैंड के रिकॉर्ड्स को। मतलब कि जैसे होता है ना कि बीच में मिडिल मैन हो जाते हैं और वो काम करना मुश्किल पड़ जाता है, तो हर एक व्यक्ति के पास अपना, हर एक फार्मर के पास कितने लैंड है, कैसे है, किसके पास स्मॉल लैंड है, किसी के पास मार्जिनल है, किसी के पास लार्ज है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी इसी लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ताकि क्या होता है आपको भी पता है कि लैंड इतने पेंडिंग चल रहा है कि भाई वो सॉल्व भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो पेंडिंग लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये पता चले कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करना, कोर्ट तक पहुंचना, ये सारी चीजों को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। तो लैंड का सिस्टम तो पहले पता हो तभी तो रिड्यूस करेंगे इस चीज को, है ना। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने स्कीम तो लाई थी ना, स्वामित्व, मैंने बताया भी था। स्वामित्व स्कीम में क्या होगा, ड्रोन्स की हेल्प से पूरा लैंड की एक मैपिंग तैयार की जाएगी, और इस मैपिंग के माध्यम से अपने को ये पता चलेगा कि कहाँ पर किसके पास कितना कितना लैंड है, कितने अमाउंट में कैसी चीजें। तो ये अच्छी स्कीम थी। ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, पर स्कीम बहुत अच्छी है कि भाई अपने एक पूरा पूरा मैप तैयार करोगे ड्रोन्स की हेल्प से, और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितना कितना अमाउंट में क्या चीज है। ठीक है, कहाँ किसके पास कितना यहाँ पे लैंड है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, व्यापक रूप से और पारदर्शी रूप से भूमि के रिकॉर्ड को एक प्रबंधन किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है ये बात। चलिए, आज के ये आप पढ़ सकते हो वैसे इसको आराम से, बाकी मैंने बता ही दिया है, वो बातें याद रखना बेसिकली। तो अगला भाई वही फिर से मैं लेके आई हूँ आपके सामने, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन। आपको पता है मैं हमेशा लेके आती हूँ ताकि आपको सारी चीजें लर्न होनी शुरू हो जाए। तो बूरा चपोरी, नहीं सुना होगा ना आप लोगों ने, नाम भी बहुत अजीब सा है। बूरा चपोरी कहाँ पर है, ये है आसाम में। देखो आसाम के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क है 7, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी खासी है वहां पर। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में सोनतपुर में है, जो कि लखोवा बुराचारी का पार्ट है, जो कि काजीरंगा के पास ही पड़ता है। काजीरंगा तो आपने सुना है ना, वन हॉर्न ट्राइनोसोरस के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर है डी, बूरा चपोरी। आपको पता होना चाहिए बूरा चपोरी कहाँ पे बना हुआ है, एग्जाम में बन सकता है।
लास्ट आता है भाई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि सरकार या फिर सरकार के बेस पे कोई भी, यहाँ पर सॉवरेन का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तरीके से बॉन्ड्स को इशू करता है जो कि एनवायरमेंट से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ग्रीन है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे लंबे समय के लिए होते हैं, सरकार यहाँ पर इशू करती है सरकार के बिहाफ पे। और भी कोई इशू कर सकता है, जिसको अभी हाल फिलहाल में हमारे बजट में जो है पिछले साल के अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो ये वाली जो पॉइंट था ना, जो मैंने स्किप करा है 2020 वाला, ये गलत है, बाकी इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वाली फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, इसको लिख लीजिए सभी लोग। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, कंप्लीट करना है इनको, लिखना है इनको, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स बताती हूँ वो भी उतने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं क्लास को, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।